Hi everyone, I Dipali Manchanda, your Surajmukhi, welcome all of you to this session where we are talking about photosynthesis. ये हमारा photosynthesis का सेकेंड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर में हम छोटी सी डोज ले चुके हैं जिसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट्स की बात की थी. फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब हम फोटोसिंथेसिस की फाइनल इक्वेशन लिखते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट उस इक्वेशन के हर एक कंपोनेंट को जस्टिफाई करता है, हर एक रॉ मटेरियल को, हर एक प्रोडक्ट को जस्टिफाई करता है, जिससे हम आज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इतना क्लियरली समझते हैं. तो इसी फोटोसिंथेसिस की स्टोरी और जर्नी को आगे लेके जाते हुए हम आए हैं आज सेशन नंबर 2 में. बच्चा पार्टी, हम लोग इस चैप्टर को 2 और सेशंस में निपटा देंगे. 2 और बोले तो आज का सेशन एंड द नेक्स्ट सेशन. सो मेजरली मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और हमारी फोटोसिंथेसिस की स्टोरी भी एक्चुअली 2 पार्ट्स में ही खत्म होती है. तो मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं. बेटा, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पिगमेंट सिस्टम की. पिगमेंट सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ से पिगमेंट सिस्टम आया ये देखेंगे. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखेंगे 2 तरीके का, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा डरावना लगने वाला एक टॉपिक है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, उसको भी देखेंगे. एंड आई विल ट्राई कि मैं सबसे इजी तरीके से आपको प्रेजेंट करूं चीज़ें ताकि आपको ये चैप्टर एकदम डिफिकल्ट ना लगे. और बच्चा पार्टी, अगर हमने ये सब कुछ कवर कर लिया सो वील ट्राई टू डू द कैल्विन साइकिल और द C3 साइकिल ऑल्सो. कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल आपने सुना होगा बहुत बचपन से ये वाला नाम, तो उसको भी हम जानेंगे. अगर मैं रिकैप की बात करूं, हमारा ऊनो का रिवर्स कार्ड इज अपना, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था. तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे अलग अलग साइंटिस्ट के, जैसे कि मोहल्स का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट देखा, जोसेफ प्रिस्टली का बेल जार एक्सपेरिमेंट देखा जिसके थ्रू उसने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी की. उसके बाद हमने एंजल मैन का एक्सपेरिमेंट देखा था, इंजन हॉर्स का एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें उसने सनलाइट के रोल के बारे में बताया, जूलियस वॉन सैक्स की बात की, कॉर्नेलियस वॉन नील की बात की, और हमने देखा कि इन सब साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया मेरे फोटोसिंथेसिस के फाइनल इक्वेशन की तरफ या कंसेप्ट की तरफ. अब जब हमने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं बेटा, तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज गोइंग टू बी द पिगमेंट सिस्टम. विच इज गोइंग टू बी द पिगमेंट सिस्टम. अब मैं आपको सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगी कि हम पिगमेंट सिस्टम की इवन बात भी क्यों कर रहे हैं, हम पिगमेंट सिस्टम की इवन बात भी क्यों कर रहे हैं. तो यहाँ हमने लिखा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है. अगर देखो, अगर मैंने इमेजिन किया बेटा कि ये मेरा छोटा सा प्यारा सा प्लांट है, ये मेरा एक छोटा सा प्यारा सा प्लांट है, तो आप मुझे बताओ कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है. आप बोलोगे कि मैम फोटोसिंथेसिस प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में होती है. वो ग्रीन पार्ट मेजरली तो लीफ होता है. लीफ के अलावा अगर यंग स्टेम भी है, अगर वो ग्रीन कलर की है तो वो भी फोटोसिंथेसिस कर लेगी. अब मैं बार बार ग्रीन क्यों बोल रही हूँ, वाई एम आई रिपीटिंग द वर्ड ग्रीन, क्योंकि बेटा हमें पता है कि ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं. क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर एक पिगमेंट की वजह से है, जिस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल. जिस पिगमेंट का क्या नाम है बेटा? क्लोरोफिल. बेटा पिगमेंट्स या फिर क्लोरोफिल का काम है क्या बेसिकली? इनका काम होता है लाइट को ट्रैप करना, लाइट को एब्जॉर्ब करना. अब सारी के सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर ये पावर नहीं है कि वो खुद से सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रैप कर ले. तो प्लांट्स ने अपने पास क्या रखा हुआ है? क्लोरोफिल पिगमेंट रखा हुआ है. वो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है. अब अगर मैं देखूं अपना लीफ का स्ट्रक्चर, तो आप देखोगे बेटा कि लीफ के अंदर जो सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उन सेल्स का नाम होता है मीजोफिल सेल्स. क्या होता है उन सेल्स का नाम? मीजोफिल सेल्स. अगर मैं आपके लिए एक मीजोफिल सेल बनाऊं, एक मीजोफिल सेल ऐसा होता है और उसके अंदर बेटा 20-30 ऐसे नंबर में आपको ये जो मैं सर्कुलर स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये मैंने क्या बनाया समझ पा रहे हो? ये अगर मेरा एक मीजोफिल सेल है तो मैंने जितना भी यहाँ पर ये डॉट डॉट जैसा स्ट्रक्चर बनाया, ये एक ऑर्गेनल है जिसे मैं बोलती हूँ क्लोरोप्लास्ट. इस ऑर्गेनल को मैं क्या बोलती हूँ बेटा? इस ऑर्गेनल को मैं बोलती हूँ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है. जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट. तो अभी मैं आपके लिए क्या बनाऊंगी बेटा?
क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। मैंने देखा कि प्लांट के ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। मेजरली फोटोसिंथेसिस कौन करता है? मेरा लीफ पार्ट करता है। लीफ में एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर है एकदम, लीफ लैमिना, जो फोटोसिंथेसिस करेगा। लीफ के अंदर कौन से सेल्स करते हैं? मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल, जो मेरा पिगमेंट है ग्रीन कलर का, जिसका काम है लाइट को ट्रैप करना। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट तो समझ आया। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया। अब इधर मैं क्या कर देती हूँ, इधर मैं आपके लिए बना देती हूँ स्ट्रक्चर बेटा क्लोरोप्लास्ट का। देखो, अगर मैंने आपके लिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने ये एक आउटर लेयर बनाई और एक इनर लेयर, मतलब मैंने टोटल कितनी लेयर्स बना दी बेटा? मैंने 2 लेयर्स बना दी है। ये मेरा किस चीज का स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं? ये मैं बना रही हूं अपना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। देखो, मैंने 2 मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया बेटा। ये मेरा क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ कॉइन जैसे स्ट्रक्चर है। क्या है? कुछ कॉइन जैसे स्ट्रक्चर, और वो भी एक स्टैक के अंदर प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? एक स्टैक के अंदर। देखो जरा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये क्या हो गई? मेरी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये मेरी क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये मेरी क्लोरोप्लास्ट की क्या हो गई? इनर मेम्ब्रेन हो गई। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और ये एक कॉइन जैसे स्ट्रक्चर को मैंने बुलाया थाइलेकॉइड। एक कॉइन जैसे स्ट्रक्चर को क्या बुलाऊं मैं? एक कॉइन जैसे स्ट्रक्चर को बुलाया थाइलेकॉइड। और बेटा अगर मैं बात करूं इस पूरे के पूरे स्टैक की, जैसे मैंने कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स रखे हुए हैं, इस पूरे स्टैक की बात करूं तो इसे एक स्टैक को हम सिंगुलर बुलाएंगे ग्रैनम, और सारे स्टैक्स को कलेक्टिवली बुलाना है तो मैं बुलाऊंगी ग्राना, विच इज प्लूरल। तो मैंने क्या बोला? एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर थाइलेकॉइड, इस पूरे स्टैक को बुलाया ग्राना। अगर मैं मल्टीपल स्टैक्स की बात कर रही हूं, मैंने इसको बुलाया ग्राना। और मेरी क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होगी बेटा? इसके अंदर जो कैविटी है उसको हम बुलाते हैं ल्यूमन। ल्यूमन क्या है? इसके अंदर की कैविटी। और इस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर ही तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इस कैविटी के अंदर ही क्या प्रेजेंट है बेटा? मेरा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। अब इसके बाद देखो, इसके अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगा, उस फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम होता है स्ट्रोमा। उस फ्लूइड मैट्रिक्स का क्या नाम रहता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अलावा बेटा आप देखोगे कि कुछ कुछ शीट जैसे स्ट्रक्चर हैं जो अलग अलग थाइलेकॉइड्स को जोड़ रहे हैं, जो कि डिफरेंट ग्राना के पार्ट है। ये मैंने कुछ शीट जैसे स्ट्रक्चर बनाए ग्रीन कलर से। इन शीट जैसे स्ट्रक्चर्स का नाम होता है, देखो ध्यान से, इनका नाम है बेटा स्ट्रोमा लेमेली। क्या नाम है इनका? स्ट्रोमा लेमेली। ये शीट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है ये? शीट लाइक स्ट्रक्चर। और ये करते क्या हैं? कनेक्ट्स थाइलेकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्राना। कनेक्ट्स थाइलेकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्राना। अलग अलग ग्राना के थाइलेकॉइड्स को जोड़ने का काम करते हैं स्ट्रोमा लेमेली। शीट जैसे स्ट्रक्चर हैं स्ट्रोमा के अंदर जो अलग अलग थाइलेकॉइड्स को जोड़ रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ कुछ स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी मिलेंगे बेटा। क्या मिलेंगे? कुछ ना कुछ स्टार्च ग्रैन्यूल। स्टार्च कैसे बना? जब यहां पर फोटोसिंथेसिस हुई तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो मैंने स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी बना दिए। तो ये हो गया मेरा क्लोरोप्लास्ट का बेसिक सा स्ट्रक्चर, ताकि आगे कभी मैं स्ट्रोमा की बात करूं, स्ट्रोमा लेमेली की बात करूं, थाइलेकॉइड की बात करूं, ग्राना की बात करूं, तो आप उसको इजीली समझ पाओ। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को? ये मेरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था। तो हमने डिटेल में ये देख लिया कि हमारी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लाइट ट्रैप करने का पिगमेंट है वो कहां पर प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी देख लिया। अगर मैं आपको एक चीज यहां पर समझाऊं कि हमने देखा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्या देखा हमने? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब आपको इतना समझना पड़ेगा कि क्लोरोप्लास्ट ने
अपने स्ट्रक्चर के अंदर भी एक चीज दिखाई है जिसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जिसे हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। बेटा लेबर क्या होता है? कोई भी काम डिवीजन कर देना, मतलब काम को बांट देना कि भाई तू काम ये करेगा, तू ये काम करेगा, ताकि आसान भी हो जाए बेटा, एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, स्पेशलाइजेशन भी आ जाती है। तो मेरा क्लोरोप्लास्ट भी डिवीजन ऑफ लेबर दिखाता है। अब ये समझते हैं कि ये डिवीजन ऑफ लेबर कैसे दिखाता है। उसके लिए समझना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस की स्टोरी क्या है। तो अगर हम जी बात करें अपनी फोटोसिंथेसिस की स्टोरी की, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक रिएक्शन को मैंने नाम दिया लाइट रिएक्शन। एक रिएक्शन को मैंने क्या नाम दिया बेटा? पहली रिएक्शन जो होती है उसको मैंने बोला लाइट रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन को मैंने बोला डार्क रिएक्शन। एक रिएक्शन का क्या नाम है? लाइट रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन का नाम है डार्क रिएक्शन। अब मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि इनमें से एक रिएक्शन होगी, मेरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये दोनों ही होती हैं। इसका मतलब पहले लाइट रिएक्शन हो रही है और फिर डार्क रिएक्शन हो रही है। ऑब्वियसली मैंने इसी सीक्वेंस में लिखा, और मुझे इतना भी पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रॉ मटेरियल्स जाते हैं वो जाता है CO2 और पानी, और निकलता क्या है? निकलता है बेटा ग्लूकोज, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? ऑक्सीजन। मुझको ये पता है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हम इसी स्टोरी के साथ स्टिक करेंगे टिल द लास्ट क्लास, टिल द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैंने बोला मैंने फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब मुझे पता है कि लाइट रिएक्शन हो रही है, डार्क रिएक्शन हो रही है, मुझे पता है कि एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बन रहे हैं। तो आप बताओ कि ग्लूकोज कौन से स्टेप में बनना चाहिए, लाइट के डार्क? अब मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि भाई ये तो लाइट में ही बन जाएगा, लेकिन आप सोचो कि अगर लाइट रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज बन जाता तो मुझे डार्क रिएक्शन की जरूरत ही क्या है ना? अगर लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज बनता तो मुझे जरूरत क्या है? इसीलिए समझो डार्क रिएक्शन के साथ प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड हियर। बच्चा पार्टी, ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड हियर। किस रिएक्शन में? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या होता है? एक तरीके से कैल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? कैल्विन साइकिल। तो ग्लूकोज कहां बना? डार्क रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन में क्या हुआ बेटा? अब देखो, ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड्स की जरूरत थी। एनर्जी रिच कंपाउंड, मेरे पास दो एनर्जी रिच कंपाउंड है। एक को तो आप जानते हो, एक कंपाउंड का नाम है ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और दूसरे केमिकल का नाम है NADPH। क्या नाम है? NADPH। NADPH की फुल फॉर्म आपको करने की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन ये समझो कि लाइट रिएक्शन में क्या होगा बेटा? लाइट इज ट्रैप्ड एंड सिंथेसिस ऑफ, मैंने किस चीज को बनाया? एंड सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, या फिर H2 भी लिख सकते हो बेटा, अकर्स। तो लाइट रिएक्शन में क्या हुआ ये समझिए, मेरी सुपर पार्ट्स बनी, लाइट का डायरेक्टली यूज हुआ, इसीलिए इसका नाम लाइट रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन लाइट का डायरेक्टली यूज नहीं करती, इसीलिए इसका नाम डार्क रिएक्शन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन डार्क में होती है बेटा। इसका नाम डार्क रिएक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में होती है, ये एक मिसनॉमर है। तो ऐसा एकदम नहीं है। ये लाइट को डायरेक्टली यूज नहीं करता, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करता है, इसीलिए इसका नाम डार्क रिएक्शन है। मैंने बोला लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट ट्रैप होगी और ATP और NADPH बनेगा। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? ATP और NADPH जो मेरे प्रोडक्ट्स बने थे, दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। तो मुझे तो भाई फोटोसिंथेसिस की स्टोरी एकदम समझ आ गई। क्या स्टोरी समझ आई मुझे? कि पहली लाइट रिएक्शन में क्या होगा? लाइट एनर्जी ट्रैप होगी, और लाइट की एनर्जी को मैं केमिकल एनर्जी में बदल दूंगी। एक तरीके से क्या बनाऊंगी? ATP और NADPH।
डार्क रिएक्शन में वही एटीपी और एनएडीपीएच अपने एनर्जी रिच कंपाउंड सुपर पावर्स का यूज करके क्या बना दूंगी मैं, ग्लूकोज। इसके साथ क्या हो जाएगा बेटा, मेरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा। अब आप बोलोगे कि मैम आपने हमें घुमा दिया, आपने हमें ये तो बताया नहीं कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। डिवीजन ऑफ लेबर बोले तो काम का बंटवारा। फोटोसिंथेसिस में दो मेजर स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो बेटा अगर मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था, तो अगर मैं थाइलेकॉइड की बात करूं और दूसरा मेरा मेजर पार्ट क्या है स्ट्रक्चर का, स्ट्रोमा की बात करूं, तो आप ये देखोगे कि जो थाइलेकॉइड है उसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन के स्टेप्स, और जो स्ट्रोमा है उसके अंदर होते हैं डार्क रिएक्शन के स्टेप्स। तो मैं बोल सकती हूं कि जो मेरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दो मेजर स्टेप्स हैं, लाइट और डार्क रिएक्शन, मैंने उन दोनों काम को डिवाइड कर दिया कि थाइलेकॉइड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क रिएक्शन। समझ गए? तो मैंने क्या देखा कि क्लोरोप्लास्ट ने भी क्या शो किया भाई, डिवीजन ऑफ लेबर शो किया। इतना आ गया मुझे समझ, मेरे को फोटोसिंथेसिस की जनरल स्टोरी समझ आ गई और मुझे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पता लग गई। अब अगला टॉपिक आ गया जी, पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिस्टम, क्योंकि पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब मेरे को पता है कि आपको पता है कि जो मेरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कॉइन जैसे स्ट्रक्चर है थाइलेकॉइड, और उसके अंदर प्रेजेंट है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना और उससे एटीपी और एनएडीपीएच बनाना। डार्क रिएक्शन में उस एटीपी और एनएडीपीएच से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाएगा जो प्लांट ने तब यूज नहीं किया, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तभी मुझे क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स मिले थे। अब मैं उन्हीं पिगमेंट्स की बात कर रही हूं। तो आप देखोगे कि जब मैं पिगमेंट्स की बात कर रही हूं, सो देयर आर मेजरली टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। कितने टाइप के पिगमेंट्स हैं मेजरली? दो टाइप के पिगमेंट्स हैं। पहला जो पिगमेंट है उसको तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, उनको मैंने बोला क्लोरोफिल्स, और दूसरे जो पिगमेंट्स हैं उनको मैंने बोला कैरोटेनॉइड्स। उनको मैंने क्या बोला, कैरोटेनॉइड्स। अब इनके बारे में कुछ कुछ चीजें अपन लोग देख लेते हैं बेटा अगर मैं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके अंदर ना एक रिंग जैसा कंपाउंड है, एक रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उस रिंग को मैं पोरफायरिन रिंग बुलाती हूं। क्या बुलाती हूं? पोरफायरिन रिंग। इसके सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के, और जो क्लोरोफिल है बेटा वो वाटर इनसॉल्यूबल है। क्या है? क्लोरोफिल वाटर इनसॉल्यूबल, एंड इट इज द, अगर मैं क्लोरोफिल ए की बात करूं स्पेसिफिकली, इट इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या है क्लोरोफिल ए? इट इज द प्राइमरी, इट इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बोले तो इसका मतलब ये है कि सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? क्लोरोफिल ए करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? वाई इज इट द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? ये मैं आपको अभी इसी क्लास में ही बताऊंगी। तो आप क्लोरोफिल के बारे में काफी कुछ जान गए कि उसका रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के सेंटर में मैग्नीशियम है, वाटर इनसॉल्यूबल है। क्लोरोफिल के भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी। प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। कैरोटेनॉइड्स मेरे असेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? कैसे पिगमेंट? एडिशनल यानी कि असेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में आ जाते हैं। इसके अलावा मैं अपने कैरोटेनॉइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूं। एक को मैं बोलती हूं कैरोटीन और दूसरे टाइप को मैं बोलती हूं ज़ैंथोफिल। कैरोटीन बुलाती हूं बेटा एक पार्ट को, और एक को क्या बुलाती हूं मैं? ज़ैंथोफिल बुलाती हूं। अब ये जो कैरोटीन्स हैं इनका कलर रहता है ऑरेंज से ऑरेंज रेड। क्या कलर रहता है? ऑरेंज से ऑरेंज रेड का टेंजेंट। और ज़ैंथोफिल रहते हैं मेरे येलो कलर के। ज़ैंथोफिल रहते हैं मेरे येलो कलर के। मेरे क्लोरोफिल्स मोस्टली किस कलर के थे बेटा?
क्लोरोफिल्स किस कलर के रहते हैं? ग्रीन कलर के रहते हैं। तो कोई ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, ए प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो जाएगा। कैरोटेनॉइड्स एसेसरी पिगमेंट है। क्लोरोफिल के अलावा जो बाकी वेवलेंथ्स है वो भी तो एब्जॉर्ब करनी है, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन काम आता है बेटा? एसेसरी पिगमेंट्स। कैरोटेनॉइड्स को दो चीजों में डिवाइड कर दिया, एक कैरोटीन और एक ज़ैंथोफिल। दोनों के कलर्स भी याद रखने हैं हमें, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये मेरे पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम आएंगे। कैसे काम आएंगे? लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। भाई पिगमेंट का काम क्या है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, इतना तो हम समझ गए। अब आगे ये देखो, पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब आप ये देखोगे कि आपके एनसीईआरटी में ये ग्राफ्स बने हुए हैं। स्पेसिफिकली पहला ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये, और तीसरा ग्राफ उसके नीचे ये बना हुआ है। तो आज मैं आपको इस क्लास में एक्सप्लेन करूंगी कि मुझे इन ग्राफ्स को एक्चुअली इंटरप्रेट कैसे करना है, कि मेरे को एक्चुअली इन ग्राफ्स को क्या कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है। तो इसको ध्यान से समझो, इसको ध्यान से समझो बच्चा पार्टी। अगर आप ये वाला ग्राफ देखो, यहां लिखा हुआ है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट और इधर रहता है मेरा वेवलेंथ। तो पहले वाला ग्राफ अगर आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है तो मैं इसको ओवरलैप करूंगी। मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है ये क्या है? क्लोरोफिल बी का। किसका है? क्लोरोफिल बी का। येलो कलर वाला किसका है? कैरोटेनॉइड्स का। और ब्लू कलर वाले को मैं ओवरलैप कर रही हूं। ये जो मैंने ब्लू कलर वाला जिसको मैंने अब रेड कर दिया है बेसिकली, ये किसका है? ये है मेरे क्लोरोफिल ए का। ये किसका है? मेरे क्लोरोफिल ए का ग्राफ। तो ये जो आपको पहला ग्राफ दिखा, इसको मैं एक्चुअली बोलती हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये जो ग्राफ आपको नजर आया पहला वाला, इसको बच्चा पार्टी मैं बोलती हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये एक ग्राफ है किसके बीच में? ग्राफ प्लॉटिंग। किसका ग्राफ है ये? ग्राफ प्लॉटिंग एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट विद वेवलेंथ। जब मैं वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट को प्लॉट करती हूं तो ये जो मेरा ग्राफ बना, इसे मैंने बोला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये मुझे क्या बता रहा है कि क्लोरोफिल ए ने कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, क्लोरोफिल बी ने कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, कैरोटेनॉइड्स ने कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, क्योंकि मेरे एक्स एक्सिस पर क्या है? वेवलेंथ। तो बहुत पेशेंस से करने वाला चैप्टर है। ये हमने क्या देखा कि ये कौन सा स्पेक्ट्रा है? हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, जो कि मुझे क्या बता रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा? कि कौन से पिगमेंट ने कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब की। अब अगर आप ये सेकंड ग्राफ देखेंगे, इस सेकंड ग्राफ का नाम है एक्शन स्पेक्ट्रा। ये जो सेकंड ग्राफ है बेटा, इसका क्या नाम है? एक्शन स्पेक्ट्रा। बहुत ध्यान से समझना इसमें फर्क क्या है। एक्शन स्पेक्ट्रा में हम प्लॉट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वेवलेंथ। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और वेवलेंथ को प्लॉट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा। तो अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो पहले क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन, और फिर एब्जॉर्प्शन का रिजल्ट किससे दिखा? एक्शन स्पेक्ट्रा से। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ने बताया कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई, और उनके एब्जॉर्ब होने की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसा आया, वो किसने बताया? एक्शन स्पेक्ट्रा ने। इसने बताया एब्जॉर्बेंस, इसने बताया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मेरे को इतना समझ आया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां पर ज्यादा है? देखो बच्चा पार्टी, यहां पर सबसे ज्यादा है मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहां ज्यादा है? देखो यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है और यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। अब मेरे को पता कैसे लगेगा कि किस पिगमेंट ने सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस की है? तो मैंने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया ऊपर, इस लाइन को एक्सटेंड किया ऊपर, और देखा कि ये वाला किस पिगमेंट से कोइंसाइड कर रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये ग्राफ ऊपर नीचे हो। मैंने देखा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्शन स्पेक्ट्रा से यहां और यहां ज्यादा है। फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ की इन पीक्स पे
और मैंने उसको ऊपर वाले ग्राफ में भी एक्सटेंड किया, ये जानने के लिए कि जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छा है वहां पर कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। तो आप देखोगे कि ये मेरा पिगमेंट कौन सा है जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहां पे दिखा रहा है, तो ये मेरा पिगमेंट है बेटा क्लोरोफिल ए। ये क्या है मेरा क्लोरोफिल ए। इससे मुझे क्या पता लगा, इस ग्राफ से मुझे पता लगा दैट क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कि वो सबसे मेजर पिगमेंट है। अब यहां पर हमने क्या किया है, फिर आप बोलोगे मैम तीसरा ग्राफ क्यों है, बेटा तीसरे ग्राफ में मैंने इसको उठाया, देखो इसको मैंने उठाया 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 और मैंने ये ब्लैक वाले को यहां रख दिया, देखा आपने रख दिया। उसके बाद मैंने देखा कि ये किससे कोइंसाइड हुआ था, ब्लू वाली पीक से। ब्लू वाली पीक्स किसकी थी, क्लोरोफिल ए की। और मैंने ये ब्लू वाली क्लोरोफिल ए की पीक को उठाया 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 और कहां रख दिया, यहां रख दिया। तो जो ओवरलैपिंग मैंने लाइन बना के देख ली, उस ओवरलैपिंग को इन्होंने एकदम प्रूफ के साथ दिखाया यहां पर कि देखो इसका मतलब क्या है, इन दोनों ग्राफ्स की ओवरलैपिंग से मेरे को क्या पता लगा, क्या निष्कर्ष मिला, क्या रिजल्ट आया इनका, क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सबसे मेन पिगमेंट है, क्योंकि वो जहां पर लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वहीं पर मैक्सिमम रेंज है। देखो ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ब्लैक वाला क्या है एक्शन स्पेक्ट्रम, क्यों क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके साथ, सुपर इम्पोज्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है किसका, क्लोरोफिल ए का। तो बच्चा पार्टी बहुत सारे स्टूडेंट्स इन ग्राफ्स को समझ ही नहीं पाते, आई होप आपको समझ आया। इसके अलावा ये देखो जो मेरी लाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं मेरे पिगमेंट्स, वो यूजुअली ना इसी रेंज में फॉल करते हैं। तो वो रेंज क्या है, 400 से 700 नैनोमीटर। और ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज को मैं एक नाम से बुलाती हूं PAR। किस नाम से बुलाती हूं, PAR, विच इज व्हाट एवरीवन, इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। What is it everyone? It is photosynthetically active radiation बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं हम इसे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के नाम से जानते हैं PAR को, जिसकी रेंज क्या है 400 से 700 नैनोमीटर। ये हमने पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस देख लिया। अब हम आ गए अपने अगले टॉपिक पे विच इज फोटोसिस्टम। बहुत ध्यान से समझना, समझने का कंसेप्चुअल टॉपिक ही चल रहा है। आई होप आपको इतना सब तो अच्छे से समझ आ गया बेटा। फोटोसिस्टम है क्या, इसे समझते हैं। तो फोटोसिस्टम बेसिकली पिगमेंट्स का वो कॉम्प्लेक्स है जो कि मिलकर लाइट को ट्रैप करता है। अगर मेरे सारे पिगमेंट्स एक मिशन पर चले जाएं तो वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए को बोलेंगे कि भाई आप रिएक्शन सेंटर हो, यू आर द किंग ऑफ द कम्युनिटी, आप मेजर लाइट एब्जॉर्ब करो क्योंकि आप बेस्ट फोटोसिंथेसिस करते हो, हम भी बाकी वेवलेंथ्स की लाइट को ट्रैप करेंगे एंड वी विल गिव इट टू यू। तो वो जो पिगमेंट्स का कॉम्प्लेक्स है वो मिलकर बनता है फोटोसिस्टम। अभी भी क्लैरिटी नहीं आई तो बहुत ध्यान से देखो। मैंने बोला कि मेरे फोटोसिस्टम्स, अगर मैं क्या बोलूं मेरे फोटोसिस्टम, तो मेरे फोटोसिस्टम में क्या आता है, मेरे फोटोसिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं। पहली चीज को हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हमने बोला रिएक्शन सेंटर, और बाकी जो सेकंड चीज है उसको मैंने बोला LHC, यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। LHC क्या है मेरा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, एक रिएक्शन सेंटर हो गया। अब ये रिएक्शन सेंटर किसने बनाया, रिएक्शन सेंटर इज फॉर्म्ड बाय द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जो मेरा मेजर पिगमेंट मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आएंगे बेटा, कुछ लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन्स आएंगे, कुछ लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन्स आएंगे, और मेरे बाकी सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट्स आ जाएंगे।
सारे के सारे क्या आ जाएंगे, असेसरी पिगमेंट्स, कि जो लाइट क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब नहीं की वो सारी के सारी लाइट असेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे और फाइनली किसको देंगे, क्लोरोफिल ए को। जैसे अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो, ऐसा दिखता है मेरा फोटो सिस्टम। अगर मैं आपके लिए फोटो सिस्टम बनाऊं भी एक, तो मैंने ये सेंटर में प्यारा सा छोटा सा मेजर पिगमेंट बना दिया क्लोरोफिल ए, ये मेरा रिएक्शन सेंटर है। इसके आसपास सपोज करते हैं कि ये एक तरीके का असेसरी पिगमेंट है, ये मेरा दूसरे तरीके का असेसरी पिगमेंट है, जैसे कि कैरोटीन, कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये मेरा तीसरे टाइप का असेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल है। अब हमारे सूरज चाचू बना देते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारे सूर्य देव जी हैं। बच्चा पार्टी अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझो। किस कलर से बनाए, आई विल टेक द पिंक कलर, कि ये मेरी रेज आई और ये गिरी असेसरी पिगमेंट पर, ये रेज आई और ये गिरी क्लोरोफिल ए पर। तो क्लोरोफिल ए ने स्पेसिफिक वेवलेंथ तो कैप्चर की, लेकिन बाकी सारी वेवलेंथ्स भी तो कैप्चर करेंगे मेरे बाकी सारे के सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। तो इन्होंने बची कुछ ही वेवलेंथ्स को कैप्चर किया लाइट की, और इन्होंने फाइनली किया क्या, ये देखिए, सारी के सारी एनर्जी जो भी इन्होंने वेवलेंथ ट्रैप की थी वो फाइनली सारे किसको दे देते हैं, रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए को। तो मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया इसे मैं बोलती हूं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर आता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें मेरे असेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स और कुछ प्रोटीन्स रहेंगे। इसके अलावा ये जो मेरे असेसरी पिगमेंट्स हैं इनका एक और काम भी है। ये जो असेसरी पिगमेंट्स हैं इनका एक और इंपॉर्टेंट काम है, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, अब इसको कैसे याद करें, हमें पता है कि अगर मैं बहुत देर धूप में खड़ी हुई तो क्या हो जाएगी बेटा, टैनिंग हो जाएगी। आजकल हम कितना बचते हैं धूप से। तो ऐसे ही अगर इस क्लोरोफिल ए के ऊपर बहुत ज्यादा सनलाइट गिरी तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्लोरोफिल ए के फोटो ऑक्सीडेशन से इट विल ब्रेक ऑफ, इसका स्ट्रक्चरल की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो हमें क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना है। तो ये जो बाकी सारे पिगमेंट्स जिन्होंने क्लोरोफिल ए को घेर रखा है, मेरे एसेसरी पिगमेंट्स, ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं किससे बेटा, फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं ये मेरे क्लोरोफिल ए को। तो ये भी क्या हो गया, इसका एक रोल हो गया मेरे एसेसरी पिगमेंट का। इसके अलावा इस पेज के लिए एक आखिरी चीज ये समझो कि अगर मैंने आपसे फोटो सिस्टम की बात की, फोटो सिस्टम को हम बेटा टेक्निकली शॉर्ट फॉर्म पीएस भी बुला सकते हैं। मुझे पता लग गया कि फोटो सिस्टम के अंदर एक रिएक्शन सेंटर है, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब मेरे जो फोटो सिस्टम है ना वो दो टाइप के हैं। कितने टाइप के फोटो सिस्टम है, दो टाइप के। एक को बोला मैंने फोटो सिस्टम 1 और एक को बोला मैंने फोटो सिस्टम 2। क्या बोला, एक को फोटो सिस्टम 1, एक को फोटो सिस्टम 2। बेटा फोटो सिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर है वो ऐसा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो कि कहां, कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर। और फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए, वो एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ विच इज ऑफ द रेंज ऑफ 680 नैनोमीटर। तो इतना देखना कि मेरे पास एक फोटो सिस्टम है जिसकी वेवलेंथ का फिगर क्या है हमारे पास 700 नैनोमीटर और दूसरी का क्या है 680 नैनोमीटर। तो इस बेसिस पर मेरे पास क्या हो गए, दो फोटो सिस्टम्स हो गए। अब यहां पर मैंने एग्जैक्टली वही दो फोटो सिस्टम्स दिखाए हैं। ये देखो, ये जो सेंटर में है ये मेरा रिएक्शन सेंटर वाला मॉलिक्यूल है विच इज P700। फोटोन यानी कि लाइट का पैकेट आया, सारे पिगमेंट्स ने जिसने भी एब्जॉर्ब की फाइनल लाइट किसको दे दी, इन्होंने फाइनल लाइट दे दी क्लोरोफिल ए को। ठीक है, यहां देखो ये क्या है मेरा फोटो सिस्टम 2, इसीलिए इन्होंने इसे क्या लिखा है P680। P680 यहां पर ध्यान दो बेटा, अगर मैंने लिखा फोटो सिस्टम 1 या फिर मैंने लिखा P700 एक ही बात है। अगर मैंने लिखा फोटो सिस्टम 2 या फिर P680 एक ही बात है। देखो यहां पर P680 नजर आ रहा है, रिएक्शन सेंटर के यहां पर नजर आ रहा है, ये मेरे एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं।
P700 फोटो सिस्टम 1, P680 फोटो सिस्टम 2। एक और चीज समझो कि मेरे रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, तो उस एनर्जी का हम करेंगे क्या? वो एनर्जी यूज होगी क्लोरोफिल ए के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर प्राइमरी एक्सेप्टर है। किस चीज का प्राइमरी एक्सेप्टर? इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। किस चीज का एक्सेप्टर? इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। तो इसको एक्साइट करने की एनर्जी आई कहां से? वो एनर्जी आई सनलाइट से। तो लाइट की एनर्जी से क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक हायर एनर्जी स्टेट पर चला जाता है। कहां चला जाता है? एक हायर एनर्जी स्टेट पर, जो कि हमने इन दोनों डायग्राम्स में बहुत अच्छे से बताया। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप आपको फोटो सिस्टम समझ आए कि क्या होते हैं। और इसके साथ हमने एक छोटा सा बढ़िया सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक खत्म कर लिया बच्चा पार्टी। आई होप कि आप जिंदा हो, बढ़िया आपको समझ आ रहा है, क्योंकि अब मैं आ गई हूं अपने दूसरे मेजर टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देखो टॉपिक से आपको क्या समझ आ रहा है कि मेरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दो तरह की होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक चेन है साइक्लिक और एक है नॉन साइक्लिक। तो पहले हम नॉन साइक्लिक चेन देखेंगे। पहले हम कौन सी चेन देखेंगे? नॉन साइक्लिक, क्योंकि अगर हमें नॉन साइक्लिक चेन आ गई तो साइक्लिक तो 5 मिनट का काम है। अब देखो ये ऐसा कुछ है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में होती है, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है और एटीपी और एनएडीपीएच बनाएगी। डार्क रिएक्शन एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके क्या बनाएगी? ग्लूकोज। ये इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि लाइट रिएक्शन कहां होगी? थाइलेकॉइड के अंदर होगी। डार्क रिएक्शन यानी कि कैल्विन साइकिल कहां होगी? स्ट्रोमा के अंदर। इसीलिए मेरा क्लोरोप्लास्ट क्या दिखाता है? डिवीजन ऑफ लेबर। एक रिएक्शन थाइलेकॉइड के अंदर, एक रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब हम आ गए नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर। किस पर आ गए हम? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर। ये भी आपको आधा ऑलरेडी आता है, बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझा रही हूं। और एक बार मैं ड्रॉ कर लूं, मेरे साथ साथ भी ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। तो ये समझो, जब मैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रही हूं बेटा, तो इसके अंदर मेरे दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो दोनों, अच्छा मैं पॉइंटर्स बाद में लिख दूंगी, पहले ड्रॉ कर देती हूं। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको हम लोग हिल रिएक्शन बोल सकते हैं, या फिर इसके लिए एक और वर्ड है जिसे हम बोलते हैं जेड स्कीम। एक और वर्ड है जिसे हम बोलते हैं जेड स्कीम। बेटा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एक तो होता है फोटो सिस्टम 2। मैंने ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल बनाया, इसके आसपास मैंने बना दिए मेरे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, बाकी सारे जो इसके फोटो ऑक्सीडेशन को तो प्रिवेंट करेंगे और बाकी वेवलेंथ्स को भी एब्जॉर्ब करेंगे। ये फोटो सिस्टम 2 है, कैसे पता लगा? मैंने यहां पर लिख दिया P680। क्या लिख दिया मैंने? P680। एक मेरा फोटो सिस्टम बन गया। अब मैंने बनाया मेरा दूसरा फोटो सिस्टम, जिसको मैंने बोला क्लोरोफिल ए ही है ये मेरा। इसके आसपास और पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है जी, इतना तो हम समझ गए कि फोटो सिस्टम ऐसा दिखता है। ये कौन सा फोटो सिस्टम है? दिस इज P700 यानी कि फोटो सिस्टम 1। ठीक है, इतना भी समझ गए। अब इधर देखो, समझो, इधर इधर मैंने बना दिया हमारा सन। स्माइली बनाना जरूरी है बेटा। ये मैंने क्या बना दिया? मेरा सन, जिसकी रेज है बहुत सारी। ये मेरी सन की रेज किस पर फॉल करेंगी? क्लोरोफिल ए पर। सन की रेज फॉल करेंगी बाकी असेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पर। और मेरी सन की रेज किस पर फॉल करेंगी? इधर वाले क्लोरोफिल ए पर भी करेंगी, इसके असेसरी पिगमेंट्स पर भी करेंगी, हाँ कि नहीं? अब देखो आगे क्या होता है। अब आ गई मेरी समझने की चीज। ये सारे के सारे एंटीना मॉलिक्यूल्स जितनी भी अपनी एनर्जी ली, सारे किसको दे देंगे? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे देंगे। स्टोरी देखो कि अब स्टोरी कैसे जा रही है, बस टॉपिक खत्म होने वाला है बेटा। अब मेरी सारी एनर्जी किस पर आ गई? किसके पास आ गई? क्लोरोफिल ए के पास। अब क्लोरोफिल ए का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। क्लोरोफिल ए का
एक इलेक्ट्रॉन चला गया एक्साइटेड स्टेट में, किसकी एनर्जी यूज करके? सूरज चाचा की एनर्जी यूज करके। यहां पर क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या प्रेजेंट है यहां पर? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पर गया और उसको पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है। अब आप ये सोचो बेटा कि ये तो मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया, इसको मैंने कर दिया डब्बे में पैक। अब मेरा इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी स्टेट पर आएगा तो वो क्या रिलीज करेगा? जब वो लोअर एनर्जी स्टेट पर आएगा तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। मैं उसी एनर्जी को ट्रैप कर लूंगी, किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। तो देखो ये हायर एनर्जी लेवल पर था, अब ये आया लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन, ये आया और लोअर एनर्जी लेवल पर, ये आया और लोअर एनर्जी लेवल पर, और फाइनली किसके पास चला गया? मेरे फोटो सिस्टम 1 के पास। अब आप ये देख रहे हो कि इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज जरूर की है, क्योंकि ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर आया है। तो जब इसने एनर्जी लूज की, मैंने उस एनर्जी को ट्रैप करके क्या बना दिया? मैंने उस एनर्जी को ट्रैप करके बना दिया एटीपी मॉलिक्यूल और लगा दिया यहां पर एक स्टार। फिर से देखो, सन की एनर्जी फोटो सिस्टम 2 पर भी पड़ी, 1 पर भी पड़ी। पहले सीक्वेंस में फोटो सिस्टम 2 है, फिर 1 है। सारी की सारी एनर्जी क्लोरोफिल ए के पास पहुंची। क्लोरोफिल ए के पास इतनी सारी एनर्जी आई कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके हायर स्टेट पर भेज दिया। अब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट पे आता है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी को मैंने एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर कर दिया, एटीपी। वो कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए के पास भी तो सन की एनर्जी आई, इसके एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल के पास भी तो सन की एनर्जी आई। उन्होंने सारी के सारी एनर्जी किसको दे दी? क्लोरोफिल ए को। अब क्लोरोफिल ए बहुत ही एनर्जी वाला हो गया, एनर्जाइज्ड हो गया, तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा? फिर से एक्साइट कर दिया। फिर से एक्साइट कर दिया इस इलेक्ट्रॉन को इसने, यहां पर फिर से एक्साइट कर दिया इलेक्ट्रॉन को, और यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को फाइनली लेता है NADP पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेता है, एनवायरमेंट से H उठाता है और क्या बना देता है? NADPH। और यहां भी मैंने क्या लगा दिया? एक स्टार लगा दिया। यहां पर क्या बना? NADPH, और मैंने क्या लगा दिया? यहां पर एक स्टार लगा दिया। तो अगर आप इस प्रोसेस में देखो तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, हायर स्टेट पर गया, लोअर स्टेट पर आया, एनर्जी रिलीज करी, उसको स्टोर कर लिया एटीपी की फॉर्म में। वही इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, उसको एनर्जी मिली सन से और गया हायर एनर्जी स्टेट पर। फाइनली उसे किसने एक्सेप्ट किया? NADP पॉजिटिव ने, जिसके साथ उस इलेक्ट्रॉन ने मिलकर क्या बना लिया? NADPH। अब आप बताओ, मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH बनता है, बन गया बेटा, बन गया ATP और NADPH। अब सोचने की एक बात यह है कि क्या ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, या फिर अगर मैं चाहती हूं कि ये साइकिल चलती रहे तो मुझे किस चीज की जरूरत है? मुझे जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और आप अगर इस डायरेक्शन से देखो तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ना मुझे यहां पर एक Z शेप स्ट्रक्चर बनता दिख रहा है बेटा। देखो यूं Z शेप स्ट्रक्चर बनता दिख रहा है, जिसकी वजह से इसको Z स्कीम भी बोला जाता है। अब मेरा इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी किसने दी? इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी दी भाई क्लोरोफिल ए ने। अगर क्लोरोफिल ए ऐसे ही हमेशा इलेक्ट्रॉन देता रहेगा तो कभी तो ऐसा होगा बेटा कि ये प्रोसेस रुक जाएगा, क्लोरोफिल ए के पास खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। और मैं चाहती हूं कि ये प्रोसेस एकदम चलता रहे। इसीलिए मुझे लगा कि मेरे को किसी ना किसी सोर्स से क्लोरोफिल ए को क्या देने हैं? इलेक्ट्रॉन देने हैं। क्लोरोफिल ए को क्या देने हैं? इलेक्ट्रॉन देने हैं। इसीलिए जो मेरा प्लांट था, ये था मेरा प्लांट, ये प्लांट सुंदर सा रहे, इसके फूल वूल खिलते रहे, ये फोटोसिंथेसिस करता रहे। इसीलिए मैं प्लांट में डेली क्या देती हूं बेटा? पानी देते हैं, वी गिव वाटर टू द प्लांट। और इस स्टेप पर बेटा उसी वाटर की स्प्लिटिंग होती है। क्या हुई? वाटर की स्प्लिटिंग हुई।
अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की स्प्लिटिंग करी तो यहां 4 H पॉजिटिव बने, 4 H पॉजिटिव बने, एक ऑक्सीजन रिलीज हुआ और 4 इलेक्ट्रॉन भी बने। अब यही स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन मिले वो हमने किसको दे दिए? वो इलेक्ट्रॉन हमने किसको दे दिए बेटा? वो हमने दे दिए इधर वाले क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, ताकि ये प्रोसेस चलता रहे। ये क्या प्रोसेस किया हमने यहां पर साइड में? इसको हमने बोला स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किसकी प्रेजेंस में हुआ? लाइट की प्रेजेंस में हुआ, इसीलिए इसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और इसको करने के लिए Mn आयन भी काफी काम आता है। तो ये मैंने एक स्लाइड पे क्या समेट दिया आपके लिए बेटा? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर मैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थोड़े से फीचर्स यहां समराइज करूं तो मैंने देखा कि यहां पर फोटो सिस्टम 2 भी यूज हुआ और फोटो सिस्टम 1 भी यूज हुआ, और इसी ऑर्डर में ही हुआ। इसी ऑर्डर बोले तो पहले फोटो सिस्टम 2 फिर फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 फिर फोटो सिस्टम 1। मैंने देखा कि यहां पर ATP बना और यहां पर NADPH भी बना। मैंने देखा कि यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ। क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। कौन से फोटो सिस्टम के पास हुआ? 2K के 1K? फोटो सिस्टम 2 के पास हुआ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और जहां से क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीजन भी रिलीज हुआ। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इसके अलावा बेटा ये जो प्रोसेस होता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये चलती है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर। Where does this process go on everyone? This process goes on in the thylakoid membrane. कहां पर होता है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर होता है। आई होप आप सबको इतना समझ आया नॉन साइक्लिक। इसके बाद साइक्लिक 5 मिनट का रह गया, लिटरली 5 मिनट्स का। नॉन साइक्लिक समझ लिया तो साइक्लिक तो बहुत ही आसान है। ठीक है, इतना समझ आया ना सबको बेटा? चलो आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं नॉन साइक्लिक की, तो हमने नॉन साइक्लिक अच्छे से समझ लिया। दिस इज हाउ इट इज गिवन इन योर बुक, मैंने आपको बहुत अच्छे से करा लिए। ये मेरा फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। लाइट दोनों पर गिरी, इधर का क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ATP सिंथेसाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, NADPH बना। ये फोटो सिस्टम 2, ये फोटो सिस्टम 1। इसी सीक्वेंस में Z स्कीम भी देख पा रहे हो। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहां हुआ? यहां पर फोटो सिस्टम 2 के आसपास, जिसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोला, जिसके दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज हुआ। तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम एकदम पूरी के पूरी देख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर, जो कि सुपर इजी बन गया है। यहां पर बेटा फोटो सिस्टम 1 इज यूज्ड ओनली, सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम यूज होगा। और यहां पर क्या होगा? साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली अगर आपने पुराने वाले नॉन साइक्लिक में देखा हो तो वहां पर क्या था? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नॉन साइक्लिक था। यहां पर साइक्लिक होगा। कैसे साइक्लिक होगा? देखो, ये मैंने बनाया क्लोरोफिल ए P700, क्योंकि मैंने फोटो सिस्टम 1 बोला। ये मेरे उसके आसपास क्या प्रेजेंट है? कुछ ना कुछ असेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये रहे हमारे संजी, ये रहे हमारे संजी। इसके बाद भाई लाइट किस पर गिरी? क्लोरोफिल ए पर। लाइट गिरी मेरे असेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पर। सबने सारी लाइट समेट के किसको दे दी? क्लोरोफिल ए को दे दी। क्लोरोफिल ए ने अपना इलेक्ट्रॉन किया एक्साइट। यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसको हमने डाल दिया डब्बे में। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब लोअर स्टेट पे लाई, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लोअर स्टेट पर आई, तो इस दौरान क्या चीज बनती है? जब एनर्जी हायर, जब मेरा इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर स्टेट पर आता है, यहां पर क्या बना? मेरा ATP का सिंथेसिस हुआ और इलेक्ट्रॉन वापस किस पर आ गया?
इसी पर। अब ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए ने दिया था वो वापस किस पर आ गया है? क्लोरोफिल ए पर। क्या मुझे फोटोलिसिस ऑफ वाटर की जरूरत है? नहीं है बेटा। क्या ऑक्सीजन रिलीज होगा? नहीं होगा। क्या फोटो सिस्टम 2 का यूज किया? नहीं किया। साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नॉन साइक्लिक है? साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि यहां पर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज होगा। क्या क्या यूज होगा यहां पर? सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज होगा। सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज होगा। इसके अलावा और हमें क्या पता लग गया? साइक्लिक फ्लो है इलेक्ट्रॉन का। ओनली एटीपी इज फॉर्म्ड। क्या NADPH बना? नहीं बना। ओनली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड। सिर्फ और सिर्फ एटीपी बना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ? नहीं हुआ। नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एकदम नहीं हुआ है यहां पर। और बताओ बेटा, ये प्रोसेस ना स्ट्रोमा लेमिली में होता है। कहां होता है? स्ट्रोमा लेमिली में। स्ट्रोमा लेमिली बोले तो आपको याद है जब मैंने आपके लिए ऐसा क्लोरोप्लास्ट बनाया था तो अलग अलग ग्राना के थाइलेकॉइड्स को ऐसे एक शीट लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइन कर रहे थे, उनको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। यहां पर ऑक्सीजन रिलीज होगा क्या? जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ही नहीं हुआ तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा। ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉट रिलीज्ड। इसके साथ हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कर लिया बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल सिंपली किया हमने। और इसके साथ हो गया है हमारा सेकेंड टॉपिक भी फिनिश। पहले हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस की स्टोरी के अंदर रिएक्शंस हैं क्या, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं जिससे एटीपी और NADPH बनाते हैं। तो अगर आप ध्यान से समझें तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक चेन के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमने नॉन साइक्लिक में एटीपी और NADPH बनाया और साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनाया, जिसके साथ हमने लाइट रिएक्शन को खत्म कर दिया है बेटा। तो अगर आप बोलोगे कि मैम लाइट रिएक्शन खत्म हो गया तो अब डार्क रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, बीच में ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्यों आ गया? और अगर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आ गया तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आखिरकार होता क्या है? तो बच्चा पार्टी, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको इस साइक्लिक नॉन साइक्लिक चेन में बहुत बार बताया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आया, और जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर स्टेट में आ रहा है तो यहां पर ना एटीपी बन जाता है। मैंने सीधा बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी स्टेट पर आया तो उससे एटीपी बन गया। पर कैसे बना एटीपी? कैसे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से एटीपी बनता है, इसी चीज को थोड़ा डिटेल में समझाती है मेरी एक हाइपोथेसिस जिसका नाम है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। जिसका क्या नाम है? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। सो बच्चा पार्टी, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम है पीटर मिचेल। और ये हाइपोथेसिस शो करती है, शोज हाउ एटीपी इज सिंथेसाइज्ड। It shows how ATP is synthesized by the electron transport। कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने की वजह से एटीपी बनता है, तो एक्चुअली कैसे बनता है वो बताया केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ने, जो कि पीटर मिचेल ने दी। बच्चा पार्टी, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का स्ट्रक्चर हम अपने आप से ड्रॉ करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिया है। वंस वी मेक आवर ओन स्ट्रक्चर तो आपको ये एकदम प्रॉपरली समझ आने लग जाएगा, तो इस टॉपिक से एकदम नहीं घबराना है। अब केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस करने की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप मेरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इट इज जस्ट लाइक पासिंग द पार्सल। पासिंग द पार्सल को हम क्या बोल सकते हैं कि सपोज करो कि यहां पर 5-6 लोग बैठे हैं एंड आई एम जस्ट पासिंग द पार्सल, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें। तो यहां पर किस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। अब मेरे को नाम जानना है कि कौन किससे इलेक्ट्रॉन देकर किसको दे रहा है। अब आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन आगे जा भी क्यों रहा है, क्योंकि बेटा एक कंपाउंड की जो एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन को लेने की वो दूसरे से ज्यादा है। मैंने बोला अगर इलेक्ट्रॉन
ए से बी गया तो वो ए से भी एक कंडीशन पे जाएगा कि बी की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन लेने की रिक्वायरमेंट ज्यादा है किसके कंपैरेटिवली, ए के रिक्वायरमेंट, ए के कंपैरेटिवली। और अगर बी से इलेक्ट्रॉन किस पर गया, सी पर गया, इसका मतलब सी की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बी से भी ज्यादा है। तो पहले हम स्टोरी के कैरेक्टर्स को जान लेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स को जान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन किससे किसके पास जाता है, ताकि ये स्टोरी मेरे लिए एकदम इजी हो जाए। अगर आपको नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट चेन समझ आया तो ये नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट चेन का एक्सप्लेनेशन ही है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग पहले क्या करेंगे, नाम याद कर लेंगे कि मेरे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए। आप मुझे बताओ, मैंने अभी आपके साथ क्या करी, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करी। तो उसको मैंने शुरू कहां से किया था, आप ये बताओ। मैंने उसको शुरू किया था फोटो सिस्टम 2 से, हाँ कि नहीं। कहां से शुरू किया था, फोटो सिस्टम 2 से। उसके बाद मैं जाऊंगी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर पे जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन, जिसका क्या नाम है, प्लास्टोक्विनोन। मैंने प्लास्टोक्विनोन भी लिख दिया, PQ। इसके बाद अगले ट्रांसपोर्टर का नाम है साइटोक्रोम B6F। क्या नाम है इसका, मैं नीचे नाम भी लिख रही हूं, साइटोक्रोम B6F। जिसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन कैरियर है PC, जिसका नाम है प्लास्टोसायनिन। डरना नहीं है एकदम नामों से, प्लास्टोसायनिन। जिसके बाद आ जाता है मेरा फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 के बाद आ जाता है FD। बेटा FD इज नथिंग एल्स बट फीरिडॉक्सिन। व्हाट इज इट एवरीवन, फीरिडॉक्सिन। FD के बाद आता है FNR, जिसकी फुल फॉर्म आपको नहीं करनी है। और फाइनली इलेक्ट्रॉन को कौन लेता है, NADP पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना देता है, NADPH। तो अगर आपने देखा हो, दिस इज द नॉन साइक्लिक चेन जो हमने इतनी देर से पढ़ी। कैसे शुरू हुई थी हमारी नॉन साइक्लिक चेन, देखो जरा। फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट हुई, नया नाम याद करना है प्लास्टोक्विनोन। वहां से किसके पास जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो मैं दिखा क्या रही हूं बेसिकली कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोक्विनोन के पास। बोलो मेरे साथ साथ, प्लास्टोक्विनोन से कहां गया, साइटोक्रोम B6F। ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ये कहां प्रेजेंट है, कहां होती है नॉन साइक्लिक चेन, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, तो वहीं पर ही प्रेजेंट है। साइटोक्रोम B6F से गया प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से गया PS1, PS1 से गया फीरिडॉक्सिन, फीरिडॉक्सिन से गया FNR, और FNR से फाइनली इलेक्ट्रॉन किसने लिया, मेरे NADP पॉजिटिव ने। और NADP पॉजिटिव ने क्या बना दिया, NADPH। क्या बना दिया, NADPH। इन नामों को याद कर लोगे तो हमारा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का आधा टॉपिक ऑलरेडी खत्म हो चुका है। चलो अब अगर मैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को देखती हूं तो अब वो हमारे लिए सुपर इजी हो चुका है। तो मैं बना क्या रही हूं ये समझना, अगर आपने देखा कि ये एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की इनर और आउटर मेम्ब्रेन तो समझ आ गई थी आपको, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और मैंने ये जो मेम्ब्रेन बनाई, ये किसकी मेम्ब्रेन है, एक थाइलेकॉइड की। तो अब यहां पर मैंने जो ये एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया बेटा, ये एक्चुअली मेरा एक थाइलेकॉइड है। ये मेरा क्या है, एक थाइलेकॉइड है। दिस इज अ थाइलेकॉइड दैट आई हैव मेड। और मैं इस थाइलेकॉइड को डबल मेम्ब्रेनस बना रही हूं। क्या बनाया इस थाइलेकॉइड को, डबल मेम्ब्रेनस। इतना समझे कि मैंने ये बनाया क्या है, थाइलेकॉइड बनाया। इतना क्लियर है सबको। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि ये सुंदर सा नजर आए बेटा।
बस बाहर वाली मेम्ब्रेन को बोल्ड कर देते हैं। ये मैंने क्या बनाया आपके लिए, ये मैंने एक थाइलेकॉइड बनाया है। बेटा थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है तो सिंगल लेयर्ड ही, लेकिन आपको पता है ना कि मैंने उस सिंगल लेयर को ही डबल उसमें बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है वो 2 लेयर की होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन डबल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया, ठीक है चलो अब आगे चलते हैं। ज़्यादा कलाकारी हम करेंगे तो हमारा काम रह जाएगा। लेट्स स्टिक टू द साइंस एंड गो फर्दर। ये हमारा थाइलेकॉइड। अब इसके ऊपर मेरे को बनाने हैं अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर। आप बताओ, मैंने आपको अभी एक कैरियर का नाम बताया, ये जो मैंने बनाया ये मेरा पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर। शुरू कहाँ से करी थी साइकिल, फोटो सिस्टम 2 से। ये मैंने बनाया फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 के बाद क्या बनाना है आप मेरे को बताओ। उसके बाद मैंने बनाया प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन के बाद मैंने बनाया साइटोक्रोम B6F। ये है साइटोक्रोम B6F बच्चा पार्टी। साइटोक्रोम B6F के बाद क्या बनाया था बताओ जरा। उसके बाद बनाया प्लास्टोसाइनिन। उसके बाद क्या बनाया, फोटो सिस्टम 2। ये है मेरा फोटो सिस्टम 2। इतना समझ गए। इसके अलावा एक और नई और सुंदर सी चीज देखो बेटा, इसके यहां पर ना एक और कॉम्प्लेक्स है बहुत सुंदर सा प्यारा सा, जो हमारे बहुत ज्यादा काम का है, जिसकी एक सब यूनिट मैंने बनाई मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको मैंने ट्रांस मेम्ब्रेन बोल दिया। जिसको मैंने क्या बोल दिया, ट्रांस मेम्ब्रेन बोल दिया। और एक सब यूनिट में बनाऊंगी उसके बाहर वाली साइड। एक सब यूनिट बनाऊंगी उसके बाहर वाली साइड। अब ये समझो, इनको नेम कर देते हैं बेटा हम लोग, इनको नेम कर देते हैं। ये क्या बना मेरा, दिस इज फोटो सिस्टम 2। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन है, मैंने किसकी बात की, फोटो सिस्टम 2 की बात की, फोटो सिस्टम 2 की बात की। सन की एनर्जी फॉल करी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फोटो सिस्टम 2 से किसके पास जाएगा, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F के पास जाएगा, वहां से प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, वहां से किसके पास जाएगा, फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 के बाद ये जाएगा पीरिडॉक्सिन के पास, वहां से जाएगा FNR के पास, और पीरिडॉक्सिन और FNR के बाद बेटा फाइनली NADP पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना देते हैं, NADPH। तो अगर आप देखो तो मैंने अपनी नॉन साइक्लिक चेन ही चलाई है। क्या चलाई है मैंने अपनी नॉन साइक्लिक चेन। कैसे चली मेरी नॉन साइक्लिक चेन, सन की एनर्जी, सन की एनर्जी किस पर गिरी, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पर। फोटो सिस्टम 2 ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन किसने लिया, प्लास्टोक्विनोन ने। प्लास्टोक्विनोन ने साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, फोटो सिस्टम 1, पीरिडॉक्सिन, FNR, और फाइनली क्या बन गया मेरा, NADPH बन गया। अब आप बोलोगे कि मैम NADPH बन गया, लेकिन केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस समझाता कैसे है कि इस सब चीज से ATP कैसे बना, इस सब चीज से ATP कैसे बना। मैंने एक और चीज मिस करी कि यहां फोटो सिस्टम 2 के पास वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी, जिससे कि H पॉजिटिव ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स बने थे। क्या बने थे, H पॉजिटिव ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। तो अब आप कॉन्सेप्ट देखिए, बड़ा ही मजेदार है। मैंने बोला मेरा ये जो थाइलेकॉइड है, ये क्या है, मेरा थाइलेकॉइड का ल्यूमन यानी कि अंदर का स्पेस, और ये बाहर कौन सा एरिया है, ये जो बाहर मेरा एरिया है इसका नाम है स्ट्रोमा। इस एरिया का क्या नाम है, स्ट्रोमा। तो हुआ क्या बेटा, समझो जरा कि ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है,
और बाहर स्ट्रोमा के अंदर H पॉजिटिव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मेरे को क्या क्रिएट करना है, H पॉजिटिव का ग्रेडियंट, जिसमें H पॉजिटिव ज्यादा कहां प्रेजेंट है, ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट है बेटा। तो ये ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव ज्यादा प्रेजेंट है। इट इज जस्ट लाइक अ बलून, कि एक मेरा बलून पूरा के पूरा भर गया है बेटा। अब अगर मेरा एक बलून पूरा के पूरा भर गया है तो यहां पर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू मेरे H पॉजिटिव जैसे ही बाहर जाएंगे यहां पर रिलीज हो जाएगी एनर्जी, यानी कि एटीपी। अब आप बोलोगे कि यहां पर हुआ क्या बेटा, ये जो मेरे आपने एंजाइम कॉम्प्लेक्स देखा, इसका नाम है CF0 CF1 पार्टिकल। क्या नाम है इसका, CF0 CF1 पार्टिकल, और इसको हम लोग एटीपी सिंथेज कहकर भी बुलाते हैं। क्या कहकर बुलाते हैं, एटीपी सिंथेज। अब आप सोचो कि आपके पास एक बलून है, वो बलून में आप हवा भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, एक पॉइंट आएगा व्हेन द बलून विल बर्स्ट। और अगर सोचो कि मैंने जो बलून है उसको रेत में रखा और बलून जैसे एकदम से फटेगा तो रेत सारी बिखर जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी थी, जो आपने हवा भरी वो एक एनर्जी की फॉर्म में उस रेत को इधर उधर कर देगी। तो ऐसे ही अगर मैं इसको एक बलून की तरह कंसिडर करूं तो मैंने देखा कि इसके अंदर H पॉजिटिव भर गया, तो जैसे ही ये बलून फटेगा, मतलब कि जैसे ही H पॉजिटिव इससे बाहर निकलेंगे, जैसे ही ये ग्रेडियंट टूटेगा, क्या रिलीज होगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आप ये देखोगे कि ये जो F0 पार्टिकल है, ये येलो वाला, ये टनल की तरह एक्ट करता है जो H पॉजिटिव को पास होने देगा, और ये F1 वाला पार्टिकल है जिसके पास एटीपी सिंथेसाइज करने की एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एटीपी सिंथेसाइज हुआ। तो ये जो मैंने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखी, उसमें जो मैंने लिखा कि एटीपी बना, वो कैसे बना, वो ऐसे बना। NADPH बना, वो कैसे बना, वो ऐसे बना। तो मैंने कुछ नहीं किया है, अपनी नॉन साइक्लिक चेन रन की है, फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू प्लास्टोक्विनोन टू साइटोक्रोम B6F2 प्लास्टोसाइनिन टू फोटोसिस्टम 1 एंड फाइनली टू फीरिडॉक्सिन, FNR एंड NADPH। अब एक आखिरी चीज कि ये H पॉजिटिव इस ल्यूमन में इकट्ठा हुआ कैसे। तो बच्चा पार्टी, उसके दो रीजंस। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आप ये देखो, यहां पर H पॉजिटिव कैसे इकट्ठा हुआ। रीजन नंबर 1, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अगर आपने देखा तो ये जो वाटर की स्प्लिटिंग हुई, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, उसने मेरे ल्यूमन के अंदर, थाइलेकॉइड ल्यूमन के अंदर किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। अब देखो, मेरे को ल्यूमन में H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है, या तो मैं इधर H पॉजिटिव ऐड कर दूं, या फिर मैं बाहर H पॉजिटिव क्या कर दूं, कम कर दूं, एक ही बात है। यहां H पॉजिटिव बढ़ाना है, कैसे बढ़ाऊं, या तो यहां बढ़ा लूं, जैसे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ऐड हुआ H पॉजिटिव ल्यूमन के अंदर, या फिर डिफरेंस ही तो बढ़ाना है, बाहर कम कर दूं। तो बच्चा पार्टी, यहां पर NADP पॉजिटिव ने स्ट्रोमा में से H पॉजिटिव उठाया, इलेक्ट्रॉन को लिया, तभी तो NADPH बनाया। तो ये NADP पॉजिटिव ने स्ट्रोमा से क्या उठाया, H पॉजिटिव उठाया, तो स्ट्रोमा के अंदर H पॉजिटिव क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, H पॉजिटिव क्या हो गया, कम हो गया। अब ये सारे के सारे रीजंस मिलकर क्या कर देते हैं, ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव बढ़ा देते हैं। ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव बढ़ गया, जब H पॉजिटिव का ग्रेडियंट टूटेगा तो एटीपी सिंथेज के थ्रू क्या सिंथेसाइज होगा, एटीपी। यही क्या है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो हमेशा आपको जब भी इस टॉपिक को करना है, लेयर करके करना है कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में हम कुछ अलग नहीं देख रहे, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देख रहे हैं। कहां रन करती है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। ये रही थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, एक बार वो याद करना है। फिर क्या देखना है, क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ल्यूमन में H पॉजिटिव इकट्ठा होता है, क्योंकि ल्यूमन से जब H पॉजिटिव का ग्रेडियंट टूटेगा तो एटीपी सिंथेज के थ्रू क्या रिलीज होगा, एटीपी। हो गया बेटा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू डू। देखो आपके एनसीईआरटी ने भी क्या दिया, फोटोसिस्टम 2 साइटोक्रोम B6F बीच में था, फोटोसिस्टम 1 बाहर NADPH बना, ल्यूमन में H पॉजिटिव इकट्ठा किया। ये F0 पार्टिकल जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, जो कि टनल की तरह एक्ट करेगा H पॉजिटिव को भेजने के लिए, F1 पार्टिकल जिसके पास एटीपी सिंथेज की एक्टिविटी है, इधर स्ट्रोमा।
तो एडीपी से एटीपी कहां बना, देखो स्ट्रोमा के अंदर बना। यही तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है जो मैंने आपको थोड़ा सा और डिटेल में भी समझा दी है। आई होप इट मेड ऑल द सेंस टू यू एवरीवन, कि आपको इतना समझ आया। चलो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी टॉपिक पे। Take a deep breath everyone. I know chemiosmotic hypothesis was a little heavier topic, but do take 5 to 10 minutes break. मैंने आपको एक बार एक वीडियो में पोमोडोरो टेक्निक भी बताई थी, तो कभी भी लगे कि माइंड बहुत ज्यादा सैचुरेट हो रहा है, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, थोड़ा सा आराम करो, एक आधा गाना सुनो और वापस आ जाओ। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को खत्म करेंगे जल्दी से। एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू एवरीवन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेशन, और इसका नाम है कैल्विन साइकिल। क्या नाम है इसका, कैल्विन साइकिल। अब मैं इसको कैल्विन साइकिल बोलूं या फिर क्या बोल दूं इसको, मैं डार्क रिएक्शन बोल दूं तो भी यही चीज है, डार्क रिएक्शन बोल दूं तो भी यही चीज है। अगर मैं इसको बायोसिंथेटिक रिएक्शन बोल दूं तो भी वही है बेटा, अगर मैं इसको बायोसिंथेटिक रिएक्शन बोल दूं तो भी वही है। क्योंकि यहां होता क्या है, लाइट रिएक्शन में जो अभी तक मैंने एटीपी NADPH बनाया, मैं उसका यूज करके क्या सिंथेसाइज करूंगी, ग्लूकोज सिंथेसाइज करूंगी या कोई और शुगर सिंथेसाइज करूंगी। ये इसको कैल्विन साइकिल क्यों बोला, क्योंकि ये साइकिल एक साइंटिस्ट ने दी जिसका नाम है मेल्विन कैल्विन, जिसका क्या नाम है, मेल्विन कैल्विन। और उन्होंने कार्बन 14 का आइसोटोप भी यूज किया था while he discovered the cycle everyone। उन्होंने कार्बन 14 का आइसोटोप भी दिया था while he discovered the cycle। तो कार्बन 14 याद रखना, मेल्विन केल्विन, डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक रिएक्शन, एटीपी और NADPH का इस्तेमाल होगा क्या बनने के लिए, ग्लूकोज बनने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस साइकिल के कितने स्टेप्स हैं। तो बेटा इस साइकिल के 1 2 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप का नाम है कार्बोक्सिलेशन, पहले स्टेप का क्या नाम है, कार्बोक्सिलेशन। दूसरे स्टेप का नाम है रिडक्शन, और तीसरे स्टेप का नाम है रीजनरेशन। पहले स्टेप का क्या नाम है, कार्बोक्सिलेशन, दूसरे का रिडक्शन, तीसरे का क्या नाम है, रीजनरेशन। ये मेरे 3 स्टेप्स होते हैं। कार्बोक्सिलेशन, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कैल्विन साइकिल का इन तीनों में से, तो बच्चा पार्टी कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। मोस्ट क्रूशियल स्टेप क्या रहता है मेरा, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। इसमें से रिडक्शन वो स्टेप है जहां पर हम क्या यूज करेंगे, अपना एटीपी यूज करेंगे और NADPH का इस्तेमाल करेंगे। रिडक्शन वो स्टेप है जिसमें मैं एटीपी और NADPH का यूज करूंगी बेटा ग्लूकोज बनाने के लिए। 3 स्टेप के नाम याद हो गए सबको, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। अब ये मीजोफिल सेल के अंदर हो रही है, ये तो मैं सब कुछ समझ गई। बट आप ये सोचो कि यहां पर क्या होगा, मेरी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। अभी तक हमने कार्बन डाइऑक्साइड का तो यूज किया नहीं, जबकि हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में बोला कि CO2 फिक्स होता है, उससे ग्लूकोज बनेगा। ये भी बताया था आपको फर्स्ट क्लास में कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 लगते हैं और 12 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं। तो CO2 का फिक्सेशन भी तो हम यहीं करेंगे। CO2 को फिक्स करना, तभी तो मेरे पहले स्टेप का क्या नाम है बेटा, कार्बोक्सिलेशन नाम है। तो 3 स्लाइड्स और हो जाएगी हमारी साइकिल कंप्लीट। अब अगर मैं बात कर रही हूं अपने कार्बोक्सिलेशन की, तो कार्बोक्सिलेशन मेरा पहला स्टेप है, इंपॉर्टेंट चीज भाई, पहला और काफी क्रूशियल स्टेप है। यहां पर क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ CO2। क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन या फिर फिक्सेशन ऑफ CO2। कौन एक्सेप्ट करेगा CO2 को, एक कंपाउंड है बेटा, एक केमिकल है जिसका नाम है RUBP, जिसका नाम क्या है, RUBP। RUBP की फुल फॉर्म है राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या नाम है इसका, राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। इस कंपाउंड के अंदर बेटा 5 कार्बन्स हैं। कितने कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो ये RUBP मेरा CO2 का एक्सेप्टर है। तो इसका मतलब ये RUBP, अगर मैं इधर RUBP लिखूं तो ये RUBP राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कितने कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का। ये किसको एक्सेप्ट करेगा, CO2 को। अब बेटा 5 और 1 6 कार्बन कितने हो गए, 5 और 1 कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए। तो जो मेरा यहां पर पहला कंपाउंड बनेगा, उस पहले कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन नहीं रहेंगे, उसके अंदर कितने कार्बन रहेंगे, 3 कार्बन।
इसीलिए इस साइकिल का एक और नाम भी है C3 साइकिल। इस साइकिल का क्या नाम है? C3 साइकिल, क्योंकि मैं कार्बोक्सिलेशन से जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाऊंगी उसमें 3 कार्बन्स रहते हैं। कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो जब मैंने RuBp के साथ CO2 को ऐड किया तो मेरे पास जो कंपाउंड बना उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट बोलूं या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलूं एक ही बात है। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये है मेरा कार्बोक्सिलेशन का स्टेप। RuBp 5 कार्बन कंपाउंड, CO2 लिया 5 और 1 6 कार्बन, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2। इसके अलावा एक स्टार लगा के सुपर इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, स्टार लगा के एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, दैट दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम जिसका नाम है रुबिस्को। इस सारे रिएक्शन को कौन कैटालाइज करता है? रुबिस्को, जिसकी फुल फॉर्म है राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये क्या है बेटा? रुबिस्को की फुल फॉर्म राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बेटा ये जो रुबिस्को है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन फाउंड ऑन अर्थ। बच्चा पार्टी, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड ऑन अर्थ, हेंस रुबिस्को इज वेरी इंपॉर्टेंट। रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी भी दिखा सकता है, ऑक्सीजनेशन भी, बट ये यहां क्या दिखाएगा? कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी। यहां क्या दिखाएगा? कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी। अब हम किस पर आ गए? रिडक्शन। रिडक्शन के बाद रीजनरेशन। लेकिन मैं क्या करने वाली हूं? मैं अब पूरी साइकिल को साथ में ड्रॉ कर दूंगी बेटा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मेरा यही स्टेप था जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं, कार्बोक्सिलेशन। तो इस साइकिल को एक ही स्टेप में बना देते हैं हम लोग। केल्विन साइकिल ड्रॉ करते हैं फिर। ये तो भाई बहुत ही आसान काम हो गया हमारा। आप बताते जाओ मेरे को, CO2 का एक्सेप्टर कौन है? RuBp जी, जिनके पास कितने कार्बन है? 5 कार्बन। इस 5 कार्बन कंपाउंड ने एटमॉस्फेयर से क्या उठाया? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उठाया, जिसे हमने कार्बोक्सिलेशन का स्टेप बोला। पहला स्टेबल कंपाउंड बना, उसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट, जैसा कि मैंने आपको बताया। फॉस्फोग्लिसरेट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन, इसीलिए इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और मैंने इसी स्टेप को क्या नाम दिया? इस स्टेप को क्या नाम दिया? कार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप को क्या नाम दिया? कार्बोक्सिलेशन। समझ गए? फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। कितने मॉलिक्यूल्स बन गए? 2 मॉलिक्यूल्स। अब आगे मैं कौन सा स्टेप करूंगी? सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप को मैंने बोला रिडक्शन। और बच्चा पार्टी, रिडक्शन की वजह से एक चीज बनती है जिसको मैंने बोला ट्रायोस फॉस्फेट। क्या बोला जिसे मैंने? ट्रायोस फॉस्फेट। अब बेटा ट्रायोस फॉस्फेट ना एक ऐसा कंपाउंड है जिससे अगर आपको ग्लूकोज चाहिए तो ग्लूकोज बना लो, सुक्रोज, स्टार्च, मतलब एक तरीके से ये इंटरमीडिएट है जिससे मैं कोई भी और कंपाउंड शुगरी बना सकती हूं। तो इसका मतलब रिडक्शन स्टेप से मेरे को किस चीज की जरूरत थी? ट्रायोस फॉस्फेट, जो कि मेरे को मिल गया। तो मेरा सेकेंड स्टेप क्या हो गया? ये था मेरा सेकेंड स्टेप, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रिडक्शन। हाँ जी, आपने एकदम सही समझा। आपने एकदम सही समझा कि ये वही स्टेप है जिसके अंदर मेरा प्लांट एक ATP और एक NADPH को यूज करेगा। ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में। और NADPH NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखो साइकिल। पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, जिससे एक CO2 को फिक्स करके फॉस्फोग्लिसरेट बनाया। बेटा फॉस्फोग्लिसरेट को मैं
शॉर्ट में पीजीए भी बुला देती हूं। क्या बुला देती हूं? पीजीए। रिडक्शन का स्टेप हुआ जिसमें एक एटीपी और एक एनएडीपीएच यूज हुआ। एटीपी से एडीपी बन गया, एनएडीपीएच से एनएडीपी पॉजिटिव बन गया। ट्रायोस फॉस्फेट वाज माय रिक्वायर्ड कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इससे मैं ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च मेरे को जो बनाना है बना सकती हूं। अब अगर मैं चाहती हूं कि ये साइकिल चलती रहे तो मेरे को वापस से क्या चाहिए? आरयूबीपी। तो इसीलिए आरयूबीपी को रीजनरेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके बाद मैंने बनाया अपना लास्ट स्फीयर, स्टेप नंबर 3। क्या बनाया मैंने? लास्ट स्फीयर, अपना स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 का नाम क्या बोला हमने? स्टेप नंबर 3 का नाम तो बड़ा ही प्रिडिक्टेबल है, दैट दिस इज द रीजनरेशन स्टेप। दिस इज व्हाट एवरीवन, रीजनरेशन स्टेप। अब इतना समझो कि ये रीजनरेशन करने के अंदर मैंने कितने एटीपी का यूज किया? एक एटीपी का यूज किया और एक एटीपी से क्या बना? एक एडीपी। ये जो साइकिल आपको नजर आ रही है कैल्विन साइकिल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये कहां हो रही है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन है, इसीलिए इस साइकिल को मैं क्या बोलती हूं? C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन यही है, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। ये हो गई मेरी कैल्विन साइकिल पूरी। अब आई थिंक अगर आपको इतना समझ आया, ये हमारे अंकल जी क्या समझा रहे हैं कि कार्बोक्सिलेशन हुई, रिडक्शन हुई, रीजनरेशन हुई। अब अगर मैं टोटल एटीपी का हिसाब लगाऊं तो मुझे समझ आया कि रिडक्शन स्टेप के अंदर मैंने एक एटीपी का यूज किया और एक NADPH। ऐसा किया बेटा मैंने। लेकिन बच्चा पार्टी आपकी एनसीईआरटी ने डायग्राम में तो ऐसे ही दी है, लेकिन आप एक चीज यहां पे ध्यान करो, आप एक चीज यहां पे जरूर ध्यान करो कि एक मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए को रिड्यूस करने के लिए एक एटीपी और एक NADPH लगते हैं, लेकिन हमारे पास इस पीजीए के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 2। इसीलिए यहां पर 2 एटीपी लगेंगे और 2 NADPH। क्या? कितने एटीपी और NADPH? 2। क्यों? क्योंकि पीजीए के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। तो इस हिसाब से मैं हिसाब लगाऊं तो रिडक्शन कितने मॉलिक्यूल्स का? 2 पीजीए का अगर मैं कर रही हूं तो रिडक्शन में कितने एटीपी लगेंगे? 2। कितने NADPH? 2। और अगर मैं रीजनरेशन स्टेप की बात करूं तो रीजनरेशन में कितने एटीपी लगे? एक एटीपी और NADPH तो नहीं लगा। इसका मतलब मेरे पास C3 साइकिल का टोटल क्या आ जाता है? 3 एटीपी और 2 NADPH। बेटा एक कैल्विन साइकिल का टोटल खाता क्या आ गया? 3 एटीपी और 2 NADPH। अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली रिडक्शन स्टेप पूछा 2 पीजीए के लिए तो 2 एटीपी और 2 NADPH। अगर एक पीजीए का रिडक्शन पूछा तो एक एटीपी और एक NADPH। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगली चीज इन्होंने क्या बताई? ये नजर आ रहा है क्या किसी को? ये नजर आ रहा है किसी को कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इनटू 6 से? बेटा अभी मैंने इस एक कैल्विन साइकिल के अंदर कितनी CO2 को फिक्स किया? एक CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स किया। कितने मॉलिक्यूल्स को फिक्स किया CO2 के? एक मॉलिक्यूल को। और मुझे एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने CO2 की आवश्यकता थी? 6 CO2 की। इसका मतलब मेरी कैल्विन साइकिल कितनी बार चलेगी? 6 बार चलेगी। इसका मतलब मुझे टोटल एक ग्लूकोज के लिए कितने एटीपी चाहिए होंगे? जल्दी से बता दो। 3 6 18 एटीपी की जरूरत होगी बेटा, और 2 × 6 12 NADPH की जरूरत होगी। ये किसके लिए है बेटा? एक ग्लूकोज के लिए है। तो ये चीज भी समझना जरूरी है। मैंने बोला अगर एक C3 साइकिल रन हुई है तो उसके अंदर टोटल 3 एटीपी लगे और 2 NADPH लगे, लेकिन एक ग्लूकोज के लिए मेरी C3 साइकिल कितनी बार रन करेगी? मेरी C3 साइकिल 6 बार रन करेगी। अगर C3 साइकिल 6 बार रन की तो कितने एटीपी की जरूरत है मुझे? 18 एटीपी की
और 12 NADPH की, बेटा बस ये समझना था। और हमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, हमें हर चीज को समझना है, तभी तो हम जिंदा रहेंगे। जिसके साथ बच्चा पार्टी हमने कर दिया है अपना लाइट रिएक्शन भी खत्म, और डार्क रिएक्शन का एक हाफ ऑफ द पोर्शन तो हमने कर ही दिया है। ठीक है, आई होप एवरीवन यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीवन कि हमने बहुत अच्छे से किया सब कुछ। और शुरू किया था पिगमेंट सिस्टम से, पिगमेंट सिस्टम के बाद हम आए थोड़ा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक्शन स्पेक्ट्रा, देखा कि फोटो सिस्टम क्या होता है, लाइट रिएक्शन में उसका कैसे रोल है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस देखी, और फाइनली C3 साइकिल के साथ हमने रैप अप कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है 3 स्टेप्स, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। रिडक्शन के अंदर एक साइकिल के अंदर 2 ATP 2 NADPH, रीजनरेशन में 1 ATP, पूरी साइकिल में 3 ATP 2 NADPH। एक ग्लूकोज के लिए साइकिल को 6 बार रिपीट करना है, विच गिव्स मी 18 ATPs एंड 12 NADPH। रटना नहीं है, हर एक स्टेप को डिटेल में समझना है, ताकि उन्होंने पूरी साइकिल का पूछा, एक स्टेप का पूछा, 2 स्टेप का पूछा, एक PGA के लिए पूछा, 2 PGA के लिए पूछा, आप कुछ भी बता सकें। अगर आप रट्टा मारोगे तो आप नहीं बता सकते, इसीलिए बहुत ध्यान से करना। और अगर किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो, सो प्लीज पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स so that I can answer your queries. And with this I'll end this session. I will see you, क्योंकि दूसरा सेशन थोड़ा सा ब्रीफ होने वाला है, हमने मेजर चंक इसी में ही खत्म कर दिया है। प्लीज डू लुक एट दिस वीडियो एंड ड्रॉ द डायग्राम्स साथ साथ in your notebooks also, then only the things will be fixated in your head. Okay everyone, I'm going to see you later. Bye bye and thank you for watching the video.